गुड मॉर्निंग फ्रेंड। अभी मुगल वंश चल रहा है और जो हम मुगल वंश में आपको पढ़ा रहे थे, इससे पहले वाली वीडियो में आपको हम बताए थे कि हमारा जो बैरम खान था। बैरम खान कौन था? तो बॉडीगार्ड था किसका? अकबर का। उसका हत्या हो जाता है। हत्या कौन कर देता है? मुबारक खान कर देता है। हत्या कहाँ पे कर देता है? तो गुजरात के पाटम वाला जो क्षेत्र था वहां पे हत्या कर देता है। क्यों कर देता है? ये मोहम्मद खान कहीं पागल तो नहीं था जो हत्या कर दिया बैरम खान का? बिल्कुल नहीं। मुबारक खान के जो पिता थे उनका हत्या कौन कर दिया था? बैरम खान कर दिया था। तो मुबारक खान, स्वाभाविक है कि उनका मतलब पिता का अगर हत्या कर दिया था बैरम खान, तो यह बदला ले लिया था बैरम खान को हत्या करके। क्योंकि मुबारक खान कहा था कि जब तक मैं बैरम खान को नहीं मार दूंगा इस जन्म में, मेरे पिता का आत्मा में शांति नहीं मिलेगी। और बैरम खान का हत्या कर दिया, मौका पे चौका मार दिया ये मुबारक खान। क्योंकि यहाँ पे कहानी कुछ और था। अकबर ने गुस्सा से कह दिया कि जाओ मक्का मदीना घूम लो, तुम वैसे भी कोई काम के नहीं हो। यहाँ पे जब कह रहे हैं कि तुम वाजिर वाला पद एक्सेप्ट कर लो, प्रधानमंत्री वाला पद एक्सेप्ट कर लो, तो तुमको पता नहीं क्या हो गया है। तुमको ये पद एक्सेप्ट करने में क्या दिक्कत है? तुम मेरा सलाहकार ही बन के मेरे दरबार में रह लो। वैसे भी तिलवारा के युद्ध में तुम हमसे हार ही चुके हो। फिर भी हम तुम पे एहसान कर रहे हैं। तो बैरम खान का कहना था कि नहीं, हम क्यों बनेंगे जब हम प्रधानमंत्री के पद पर पूरा ईमानदारी से काम कर रहे हैं। हमें कोई भी लालच धन का नहीं है, ना हमें सत्ता का लालच है। मेरे ईमानदारी के बावजूद भी आप हमें धक्का मार के निकाल रहे हैं। आखिर मेरा क्या गलती है ये पहले बताइए। ठीक है, आप हमें प्रधानमंत्री वाले पद से क्यों हटा रहे हैं? तो अकबर अकबर सीधा बोला कि तुमको मतलब जो कह रहे हैं हम राजा हैं, तो तुम मेरा बात नहीं मानोगे। तुम अगर वाजिर बनना चाहते हो तो वाजिर बन जाओ। मेरे कोई भी मतलब जगह ले लो, तुम जहाँ का बोलेगा हम वहाँ का वाजिर बना देंगे। मतलब मुख्यमंत्री एक लेवल का पद होता है। या फिर तुम मेरे मंत्रिमंडल में बैठ जाओ, या फिर तुम मेरे सलाहकार में रह लो। लेकिन हम तुमको प्रधानमंत्री के पद पे नहीं रखेंगे। और नहीं तो तुम्हारा दूसरा ऑप्शन क्या है कि तुम आराम से मक्का मदीना जा सकते हो, अपना यात्रा करो। तो बोला ठीक है सरकार, जब आप ही ऐसा बात बोल रहे हैं, आपके साथ तो मेरा बचपन से ही बड़ा अच्छा संबंध रहा है। वैसे भी हम आपका काफ़ी संरक्षक के रूप में काम किए हैं। अकबर, आपको हम काफ़ी हेल्प भी किए हैं, बचाए भी हैं। अ, तो ठीक है, जब आपको हम गलत लगते हैं, आपको हम प्रधानमंत्री के पद पे सही नहीं लग रहे थे, तो आप हमें खुशी-खुशी हटा दीजिए। ठीक है, हम भी चले जाएँगे। मक्का मदीना में ही पूजा पाठ करेंगे, क्योंकि अब मेरे जीवन में कुछ रहा नहीं। तो वो जाने लगता है मुँह लटका के, कौन? बैरम खान, मक्का मदीना की तरफ। तब ये गुजरात के पाटन क्षेत्र में अकेला पकड़ा जाता है और मौका का चौका मार दिया कौन? मुबारक खान। हत्या करा दिया। और जब हत्या का खबर अकबर को आता है तो बहुत अफ़सोस लगता है, और अकबर की आँख में आँसू भी आता है कि भाई मेरे कारण ही सब कुछ हो गया। उसको ना हम प्रधानमंत्री के पद से हटाते, ना वो मक्का मदीना की तरफ जाता, और ना उसका मर्डर होता। लेकिन अकबर भी भाई क्या भविष्य जानता था? भविष्य में ऐसा हो जाएगा, अकबर कभी सपना में भी नहीं सोचा था। तो खैर जो हो गया सो हो गया। लेकिन अकबर जो है, उसकी जो विधवा वाइफ थी, मतलब बैरम खान की जो विधवा थी सलीमा, उसके साथ शादी कर लिया। और उसका जो बेटा था अब्दुल रहीम खान खाना, उसको अपना बेटा की तरह रख लिया अपने पास। और अब्दुल रहीम खान ने खाना को अच्छा पढ़ाया लिखाया, अच्छा शिक्षा दिया, बड़ा किया बच्चे से पढ़ा के। और खान ए खाना का उपाधि अब्दुल रहीम को दिया, जो बैरम खान का बेटा था। यह बालक पढ़ने में बहुत तेज तर्राक, होनहार, तेजस्वी, संस्कारी, जो कह लो आप। हर उसके अंदर अच्छा गुण था। किसके अंदर? अब्दुल रहीम के अंदर हर वह संस्कार वाला गुण था जो हर एक बालक के अंदर होना ही चाहिए। पढ़ने में बहुत वीर बहादुर तेजस्वी था। उसको शास्त्र का भी ज्ञान था, उसको शस्त्र का भी ज्ञान था। मतलब एकदम ज्ञानी पुत्र था वो, बैरम खान का ही था। तो बैरम खान खुद एकदम बलशाली था, और बेटा कौन सा कमजोर होगा? बेटा भी तो बलशाली ही होगा ना। तो उसका विद्या को देख लीजिए, विद्या बहुत आगे था, शरीर में बल से बहुत आगे था। शास्त्र नीति, शस्त्र नीति, अब्दुल रहीम को सब कुछ में अच्छा जानकारी प्राप्त था। मतलब टैलेंटेड स्टूडेंट में से एक था। तो अकबर के दरबार में नवरत्न होता था। नवरत्न, नवरत्न अलग अलग क्षेत्र के विद्वान होते थे। कोई खाना बनाने के लिए बहुत प्रसिद्ध होते थे, अलग अलग भोजन को चखते थे, परखते थे, टेस्ट के विद्वान। कोई म्यूजिक के क्षेत्र में होते थे, कोई साहित्य के क्षेत्र में होते थे, कोई संगीत, कोई खेल के क्षेत्र में। 9 गो अलग अलग क्षेत्र के विद्वान
अकबर के दरबार में रहते थे, उनमें से एक विद्वान अब्दुल रहीम खान ए खाना था, जो बैरम खान का बेटा था, वही नवरत्न में से एक था। और बहुत ही टॉप मोस्ट लोगों को इसमें सिलेक्शन मिलता था नवरत्न में, क्योंकि नवरत्न मतलब 9 गो विद्वान अकबर के दरबार में। अकबर उतना पढ़ा लिखा खुद नहीं था, लेकिन बहुत अलग-अलग विद्वान को अपने दरबार में रखता था, उसके द्वारा अकबर पढ़ता लिखता भी था। अकबर बोला हमको खुद पढ़ने नहीं आता, अकबर ये हमेशा कहा। मान लो कि हम हिंदी अंग्रेजी पढ़ नहीं पाते हैं, लेकिन हम पढ़ा तो हमको कोई सकता है ना। हमको आप अच्छे से पढ़ा दो, हम समझ लेंगे। मान लो हमको पढ़ने हिंदी खुद नहीं आता, हम न्यूज़पेपर नहीं पढ़ पाते हैं, हम खुद से साहित्य नहीं पढ़ पाते हैं, तो हमको पढ़ाने वाला होना चाहिए। तो अकबर को हमेशा ना पढ़ाने वाला उसके दरबार में हमेशा लगा रहता था, और अकबर इसलिए एक विद्वान शासक के रूप में भी देखा जाता है। पढ़ा लिखा नहीं था तो खुद से नहीं पढ़ पाता था, इससे मतलब नहीं है, उसको पढ़ाने वाला बहुत लोग था। जानकार अकबर बहुत था। और सलीमा जो थी बैरम खान की विधवा, वो अकबर की अपने ही चचेरी बहन थी, मतलब अकबर के चचा की बेटी। अब हुमायूं का जो 2-3 भाई था, हिंदाल था, आसिकरी था, ये सब जो भाई लोग था, उसी में से एक का बेटी थी सलीमा। तो फिर अकबर अकबर के चाचा की बेटी थी, तो फिर चचेरी बहन हो गई सलीमा, तो फिर इससे शादी-वादी कर लिया, बोला शादी कर लो, सेफ हो जाओगी, मेरे अंदर रहोगी, कोई दिक्कत तुमको हम कहीं से नहीं देंगे, क्योंकि कोई तरह का हमको दिक्कत ही नहीं है। तुम्हारे बच्चे को भी एक अलग लेवल का शिक्षा दिया, उसके बच्चे को भी खिलाया-पिलाया, एकदम बढ़िया-बढ़िया चीज़ अपने दरबार में एक अलग लेवल का लग्ज़री लाइफ़ दिया अब्दुल रहीम को, और पढ़ाया-लिखाया, और काफ़ी इज़्ज़त-सम्मान जो एक पापा का होना चाहिए, वो हर एक लेवल का ये देने का प्रयास किया, और अपने आप को प्रायश्चित किया पूरा जीवन में, क्योंकि कहीं न कहीं अकबर के ही वजह से बैरम खान का जान चला गया। ना अकबर उसको प्रधानमंत्री के पद से हटाता, ना बैरम खान गुस्सा के, ना वो जाता कहाँ? मक्का मदीना की तरफ। चलिए, अब हम ज़्यादा समय को बर्बाद ना करते हुए पर्दा शासन को देखते हैं, क्योंकि अकबर के दरबार में ना पर्दा शासन एक अलग लेवल पे चरम सीमा तक पहुँच गया था। पर्दा का मतलब क्या होता है? पेटीकोट होता है, ठीक? तो पेटीकोट शासन बहुत चल रहा था अकबर के दरबार में। अब समझते हैं इस चीज़ को। 1560 से लेकर के 1564 के समय जो जाना जाता है, ये सबसे मेन समय है पर्दा शासन का। पर्दा शासन का मतलब महिला का प्रधानता बढ़ गया काफ़ी, महिला का प्रधानता, हर चीज़ में महिला अपना टांग अड़ाने लगी। यही है मेन प्रधा पर्दा सिस्टम के अंदर महिला का जो शासन है, वो बहुत बढ़ जाता है, प्रधानता बढ़ जाता है। मतलब महिला ही एक तरह से शासन को चला रही थी, ठीक? ऐसा कुछ हो गया था। 1560 से लेकर के 1564 तक लगातार पर्दा शासन बना रहा। इस समय शासन पर अकबर की जो दाई माँ है, मतलब महामानगा जिसको कह लीजिए, दाई जो अकबर को बच्चे से तेल लगाई है, दूध पिलाती थी, जो अकबर का सेवा सत्कार में शुरू से ही, मतलब तेल-वेल लगाने वाली नहीं, दाई जो होती, दाई, दाई माँ, वही महामानगा, उसका प्रभाव बहुत चलता था। उसका पुत्र था, दाई माँ का पुत्र, उसका नाम था आदम खान। तो आदम खान जो था वो पुत्र था किसका? वही दाई का, जो दाई अकबर को तेल लगाती थी ना, उसी का एक पुत्र था। जो दाई तेल लगाती थी उसी को हम महामानगा भी कह सकते हैं। तो महामानगा भी ये पर्दा सिस्टम में शामिल थी। और महामानगा का पुत्र था आदम खान, एक पुत्री थी महामानगा को, मतलब वो नौकरानी को एक पुत्र भी था आदम खान, वो नौकरानी जो दाई थी उसका एक पुत्र था आदम खान, एक पुत्री भी थी जिसका नाम था जीजी आनगा, जीजी आनगा। उस पुत्री का, मतलब जो नौकरानी थी उसकी बेटी का नाम था आनगा, और पुत्र का नाम था आदम खान। इसके अलावा अकबर का माँ भी शामिल था उसमें, पर्दा सिस्टम में। माँ का नाम था महामानगा, ठीक? इसका भी प्रभाव प्रभाव बहुत ज़्यादा था। अकबर की माँ भी पर्दा सिस्टम में घुस करके अपना टांग बहुत अड़ाती थी, मतलब अपना फैसला बहुत सुनाती थी। मतलब अकबर की जो माँ है महामानगा, वो भी बीच में घुस गई थी, उसका भी प्रभाव बहुत चलता था। ये ऐसे क्रम में क्या होता है कि हरमदल बहुत अधिक प्रभाव होने लगता है, क्योंकि हरमदल पे ना महिला का पूरा अधिकार हो गया था। प्रभाव
होने के क्रम में पर्दा शासन, जो पर्दा शासन चल रहा था, 1 मिनट रुकिएगा, थोड़ा सा एक एक प्रॉब्लम। हाँ, तो पर्दा सिस्टम जो बता रहे थे, अब समझते हैं यहाँ जो पर्दा सिस्टम हम बता रहे थे, पर्दा शासन जो मेरा चल रहा था, इस समय जो प्रधानता था, मतलब जो शासन चल रहा था, उसमें महिला का अधिकार क्या होता है, बहुत ज्यादा होता है, बहुत अलग लेवल का महिला का अधिकार हो जाता है। ये जो हरम दल होता है, इसमें अधिकांश महिला, अकबर की माँ शामिल शामिल थी, अकबर की नौकरानी जिसको आप दाई माँ कहते हैं वो शामिल थी। ये सब का प्रभाव बहुत चल रहा था, बहुत ज्यादा प्रभाव चल रहा था यही लोगों का। और जब प्रभाव जब चल रहा था, प्रभाव होने के क्रम में पर्दा शासन जो था, उसमें, अब पर्दा शासन को आप क्या कह सकते हो, पेटीकोट शासन भी कहा जाता है, जिसके कारण अकबर स्वतंत्र रूप से शासन नहीं कर पा रहा था। अकबर बोलता था हम रोड बनवाएंगे, लेकिन पर्दा शासन में जो लोग था, पेटीकोट शासन जो चल रहा था, वो बोलती थी नहीं, रोड छोड़ो, नाली बना लो। अकबर बोलता था हम राइट जाएंगे, पर्दा शासन में जो महिलाएं लोग थी वो बोलती थी नहीं, लेफ्ट जाओ। अकबर बोलता था दिन है, लेकिन पर्दा शासन वाले लोग बोलते थे रात है। तो अकबर का दिमाग और पर्दा शासन वाले का दिमाग बिल्कुल नहीं मिल रहा था। अकबर कुछ सोचता था, पर्दा शासन वाला फैसला कुछ दे देता था, जिसके कारण अकबर स्वतंत्र रूप से शासन नहीं कर पा रहा था। क्या हुआ था, मतलब आखिर ऐसा क्या हुआ कि अकबर अच्छे से शासन नहीं कर पा रहा है। आदम खान जो है वो नौकरानी का बेटा था, मतलब दाई माँ का। जो अकबर की जो महामानगा थी, जो तेल वेल लगाती थी, उसका पुत्र था ना, कौन, आदम खान। और जो पुत्र है वो मालवा पे अभियान किया था। मालवा पे अभियान करने के लिए अकबर इसको भेजा, बोला जाओ तुमको मालवा पे आक्रमण करने के लिए भेज रहे हैं। और कुछ 1561 ईस्वी में, इस दौरान बहुत अधिक धन जो है वह प्राप्त किया। जब अभियान किया बहुत अधिक धन जीता, कौन, क्योंकि पहले ना राजा जिस पे लड़ाई करता था ना, तो बहुत सारा धन लूट लेता था। तो लूट लेता था, जो सेनापति के रूप में जाता था वही ना सारा धन लूट के लाएगा राजा के पास। तो बहुत अधिक धन जीत लिया था, और वह धन को राष्ट्रीय खजाना में जमा न करके खुद रख लिया। सोचिए कि कितना ही चोर था। कहता है नौकरानी का बेटा, ये जो आदम खान है, कितना चोर था, मतलब दाई माँ का बेटा कह लीजिए आदम खान। मतलब अकबर इसको अपने ईमानदारी पर भेजे कि जाओ तुम मालवा वाला क्षेत्र पे युद्ध लड़ो और जो धन वन है जीत के लाओ। ये आदम खान तो चलो जाता है, और क्योंकि अकबर का सेना बहुत मजबूत होती है, तो सेना के दम पे आदम खान जीत भी लेता है। और जीतने के बाद बहुत सारा खजाना वहां से लूट के लाता है, लेकिन यह बात अकबर को नहीं बताता है। और जो भी पैसे जीत के लाता है वह सरकारी खजाना में जमा नहीं करता है। ये चीज हमको बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। मुगल एम्पायर में ये चीज हमको बिल्कुल अच्छा नहीं लगा कि कैसा है ये आदम खान, चोरी कर लिया। चोरी तो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। वो पूरा खजाना को क्या कर लिया, राष्ट्रीय खजाना में जमा किया ही नहीं, खुद रख लिया। अकबर ने उससे चेतावनी दी, मतलब बोला अकबर कि भाई, ये बोला कि नहीं हम वैसा कुछ जीते ही नहीं है, तो अकबर उसे चेतावनी दिया। रिजल्ट यह हुआ कि आदम खान जो है, जो आदम खान जो चोर बन गया था थोड़ी देर के लिए, वो आदम खान अकबर की हत्या करवाने का साजिश करने लगा। बोला कि अब, क्योंकि आपको एक बात पता होना चाहिए फ्रेंड, कि धन पैसा बहुत खराब चीज है। जिसको पैसा का लालच लग गया वो किसी का भी हत्या कर देगा। भगवान न करे किसी को पैसा का नशा और लत लग जाए, वो कुछ भी करने के लिए रेडी हो जाता है, अच्छा काम गलत काम। पैसा बहुत खराब चीज है, कैसे आपको खुल के बताएं। तो वही चीज है, आदम खान को भी ना पैसा का इतना लालच लग गया था कि वो अब सोचा कि अकबर उसको बार बार डांटता फटकारता था कि भाई उतना पैसा जीत के लाया, क्या किया नहीं किया।
लेकिन अब इसको लगने लगा कि अकबर नामक जो वायरस है आदम खान के लिए, सोचिए वो कितना खच्चरा है ये आदम खान, ये नौकरानी का बेटा, इसको तनियों को शर्म लगता है कि अकबर अपने दरबार में उसको रख के सेनापति बना दिया। इसको लाज शर्म लगता है, अकबर को ही हत्या करवाने के साजिश करने लगा। और आपको पता होगा कि अकबर का जो है वो बहुत सारा गुप्तचर घूमते रहता था। ये जो हत्या कराने का जो प्लानिंग करने लगा ना आदम खान, ये सब चलने वाला नहीं है। अकबर के कान में तो बात पहुंच ही जाएगा, ये तो होने है। और इस बात को जब जानता है अकबर, तो अकबर को बहुत दुखी होता है। बोला कैसा आदम खान है, हम ही को मारने का बात कर रहा है। यार हम उसका लाइफ सेट किए, उसका लाइफ हम बना दिए, उसका क्या हैसियत था, उसकी मम्मी का क्या हैसियत था, मेरे दरबार में रही इतना, मतलब नौकर चाकर की तरह उसको हम कभी नहीं रखे, उसको एकदम मालकिन बना दिए, हरम दल में रह करके हम ही पर शासन कर रही है, और वो बच्चा मेरा ही हत्या करवाने के बारे में सोचता है। क्या हो गया आदम खान को। ठीक, 1562 में आदम खान की हत्या करवा दिया अकबर इसी गुस्सा से। बोला तुम क्या हत्या करवाओगे मेरा, लो ना। 1562 में अकबर से ज्यादा ताकतवर था क्या आदम खान। हाँ, अकबर के पास इतना पैसा कौड़ी था, फूक देता आदम खान, ऐसा वायरस हवा में उड़ जाता। आदम खान को बोला, आदम खान तुम हमको क्या मारेगा, हम ही तुमको मरवा देते हैं। 1562 में जो दाई माँ थी, उसका बेटा, एकलौता बेटा कह लीजिए, वो आदम खान को मार मरवा दिया। कौन, अकबर। क्योंकि अकबर को लगा कि आदम खान को छोड़ेंगे तो ये सांप ही को दिन हम ही को डस लेगा, इससे अच्छा आदम खान को ही हम क्या करते हैं, मार लेते हैं। मार दिया। और इस शोक में, बहुत शोक में आ गया कौन, सदमा में आ गया कौन, महा मतलब वही नौकरानी दाई माँ। अकबर की जो महामान दया दाई माँ थी, महामानगा कह लीजिए, अर्थात अकबर की दाई माँ, इसको बहुत शॉट मार दिया। इसका एकलौता बेटा का हत्या अकबर जब करा दिया ना 1562 में, बहुत शॉट मार दिया दाई माँ को। और दाई माँ को इतना शॉट मारा कि 1562 में ही कहा जाता है कि दाई माँ को भी अपने बेटा के मरने के शौक में गजब का हार्ट अटैक आया, और वो भी 1562 में ही निकल पड़ी, वो भी मर गई दाई माँ भी, क्योंकि बड़ा अजीब किस्म की औरत थी, लालची टाइप की। वो भी मतलब सोचिए, अब मेरा बेटे ने रहा है तब हम भी जी के क्या करें, वो भी मर गई, एकदम शॉट लग गया उसके दिमाग में। और इसी तरह 1562 आते आते दाई माँ निकल गई, तो अब वो हरम दल में जो सबसे बड़ा कार्टून थी, चुगली शिकायत, इधर का बात उधर, तरह तरह का प्लानिंग करने वाली, तरह तरह का मिर्ची लगाने वाली, मसाला लगाने वाली जो दाई माँ है, अब वो भी जब मर गई ना, तो 1562 में वो मर गई, क्योंकि उसका बेटा को मरवा दिया था अकबर। उसका जो बेटवा था, उसका नाम क्या था, आदम खान, उसको मरवा दिया था अकबर। तो जब आदम खान मर गया, तो दाई माँ को भी गजब का शॉट मार दिया, तो दाई माँ जो थी वो भी मर गई। इसी तरह 1562 आते आते अकबर के ऊपर से जो भी महिला का प्रभाव था वह थोड़ा सा कम गया, और जो पेटीकोट शासन चल रहा था, पर्दा शासन, वह थोड़ा कम होने लगा, और थोड़ा बहुत सुधार हुआ। ठीक, क्योंकि थोड़ा कम होना शुरू हुआ। जो भी बहुत ज्यादा प्रभाव हो रहा था ना पर्दा शासन का अकबर पे, अब बोल ना, अकबर नाली बनाना चाहता था, पर्दा शासन वाला रोड बनाना चाहता था। दो दिमाग अकबर को कुछ समझे नहीं आया, लास्ट में पर्दा शासन का ही बात मान लेता था। अब कम से कम अकबर थोड़ा सा स्वतंत्र जरूर हुआ, जब से वो नौकरानी मरी है अपने बेटा के याद में, तरफ में। ठीक, थोड़ा सा कम होना शुरू हो जाता है। फाइनली 1564 आते आते तक अकबर का जो पर्दा शासन वाला जो रूल चल रहा था अकबर पे, वह पर्दा शासन वाला रूल 1564 1564 आते आते पर्दा शासन बिल्कुल रूप से क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। और पर्दा शासन जब समाप्त हो जाता है, तो फिर थोड़ा सा अकबर अब स्वतंत्र रूप से शासन करना क्या करता है, स्टार्ट कर देता है। 1564 में ना पर्दा शासन शब्द यहाँ पर समाप्त हो गया। ठीक, और इसी क्रम में अकबर ने अपने साम्राज्य के विस्तार पर ध्यान देना शुरू कर दिया, क्योंकि अब अकबर को डिस्टर्ब करने वाला कोई नहीं था। अकबर को लगेगा नहीं हम थोड़ा आगे जाएं तो आगे जाएगा, अकबर को लगेगा नहीं पीछे जाएं तो पीछे जाएगा, अकबर बोलेगा दिन है तो दिन है, अकबर बोलेगा रात है तो रात है। अब सिर्फ डिसीजन किसका होगा, अकबर का होगा। स्वतंत्र रूप से जब अकबर शासन करने लगा, तो अकबर अपने जीवन में सिर्फ एक ही ध्यान दिया कि कैसे हम अपना सीमा को विस्तार करें।
कैसे हम अपने साम्राज्य को और बड़ा करें। हमारा भारत में कई ऐसे अलग-अलग राज्य हैं जो राजपूत के हाथ में हैं। कैसे वो सभी राज्य को हम अपने में मिला लें, हम कैसे युद्ध लड़ें। युद्ध लड़-लड़ के सब हम पूरा मुगल वंश को बहुत बड़ा कर दें, मुगल साम्राज्य को इतना बड़ा कर दें कि पूरे अखंड भारत पे सिर्फ मुगल का झंडा गड़ाए हर एक कोना में। ठीक? ये अकबर का क्या था? सपना था। और अपने विस्तार पे ध्यान देना शुरू कर दिया। और इसी कारण सिर्फ अकबर ने ना कि अगल बगल के जितने भी क्षेत्र थे उसको जीता, बल्कि पूरे राजपूत राजाओं को, इसके अलावा उत्तर भारत कह लीजिए, उत्तर पश्चिम भारत कह लीजिए, उत्तर पश्चिम भारत के जितने भी राजा थे और दक्षिण भारत के जितने भी राजा थे सबको पराजित कर दिया। कौन? अकबर। समझिए, फिर से हम बोल रहे हैं, उत्तर भारत के जितने भी राजा थे वो अकबर से पराजित हो गए, उत्तर पश्चिम भारत के जितने भी राजा थे वो अकबर से पराजित हो गए, दक्षिण भारत के जितने भी राजा थे वो अकबर से पराजित हो गए। लगभग लगभग पूरा का पूरा भारत जो है अकबर से पराजित हो ही चुका था, अकबर से हार चुका था। मतलब अकबर जो था, जो उसके मन में था वो अपने जीवन काल में सब कुछ किया और पूरा का पूरा अखंड भारत को अपने में मिलाने का पूरा प्रयास किया। और कौन कौन सा जो भी इम्पोर्टेंट लड़ाई था जिसमें अकबर ने जीत दर्ज किया है, जो जो इम्पोर्टेंट लड़ाई था, जो जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट होगा, बस हम आपको वही पढ़ाएंगे। आपको हम कह देते हैं, हम जितना आपको पढ़ा देंगे, पढ़ने के बाद आप भूल के थोड़ा दिखा दो, यही बहुत बड़ा बात है। दूसरा चीज, मेरा जो पढ़ाया हुआ कंटेंट है, इस कंटेंट से बाहर सवाल तो जाना ही नहीं है। आपको विश्वास नहीं होगा तो आप मेरा पूरा लेक्चर पढ़ने के बाद एक बार सवाल लगाइए, फिर आपको लेवल पता चलेगा। ठीक? अब चलिए, हम अकबर का जहां जहां अकबर ने लड़ाई किया, एक एक लड़ाई को ध्यान से देखेंगे और देखेंगे कि अकबर कौन सा अभियान कहाँ पे किया और किसको किसको हराया। तो पहला अभियान जो अकबर के तरफ से था वो मालवा वाला अभियान था, मालवा पर अभियान किया, लड़ाई किया। कहा जाता है कि 1561 में अकबर ने जो वो जो नौकरानी थी, उसको क्या कहते हैं, दाई माँ ना। हाँ, दाई माँ का जो पुत्र है आदम खान, आदम खान को ही इस युद्ध में भेजा था, उसके ही नेतृत्व में ये मालवा का अभियान सबसे पहले 1561 में किया था। और कहा जाता है कि मालवा पर जो शासन कर रहा था वो बाज बहादुर था, और बाज बहादुर को आराम से आदम खान ने अभियान करके उसको हरा देता है। और वहाँ का जो राजधानी थी सारंगपुर, सारंगपुर ही राजधानी थी। जो राजा बाज बहादुर था मालवा वाला क्षेत्र में, वो अपना राजधानी क्या बनाया था? सारंगपुर। उस पर अधिकार कर लेता है कौन? मुगल। मतलब अकबर अधिकार कर लिया और ढेर सारा धन तो प्राप्त किया था। कौन? आदम खान, जो नौकरानी का बेटा था, वही दाई माँ का बेटा। बहुत सारा धन को प्राप्त तो किया था, जिस धन में उसने अधिकांश भाग अपने ही पास रखा और थोड़ा बहुत भाग किसको दिया? अकबर को। एक और अभियान किया था 1561 ईस्वी में। वह अभियान जो था वो आसफ खान के नेतृत्व में किया गया था। आसफ खान कोई दूसरा सेनापति था अकबर का, और आसफ खान जो था वह एक और अभियान किया था 1561 में ही। देखिए, 1561 में दो अभियान हुआ। पहला अभियान मालवा, दूसरा अभियान चुनारगढ़ का किला पे भी किया गया था। चुनारगढ़ का जो किला उत्तर प्रदेश में आप सुने होंगे, उस पे भी अभियान किया गया था। ठीक? तो आसफ खान के नेतृत्व में किया गया था 1561 में ही दूसरा अभियान। और आसफ खान जो था वह अकबर का दूसरा प्रमुख सेनापति के रूप में काम कर रहा था। ये जो आसफ खान है वह दूसरा प्रमुख सेनापति था, किसका? अकबर का। और इस अभियान में भी अकबर को ही जीत मिलती है। और अकबर जो था वो जो भी महत्वपूर्ण आक्रमण था उनमें से एक उत्तर प्रदेश का चुनारगढ़ वाला जो किला था उसका आक्रमण भी काफी महत्वपूर्ण था। यहाँ से भी क्वेश्चन एग्जाम में देखे गए हैं। एक अभियान और है जो उत्तर प्रदेश वाला क्षेत्र में, ये गोडवाना। यहाँ पर 3 वर्ष का बालक, ये यूपी का क्षेत्र है गोडवाना।
ये गोंडवाना वाला अभियान से भी क्वेश्चन निकल के आते हैं। गोंडवाना वाला क्षेत्र में क्या कहानी था सुनिए, बड़ा अच्छा कहानी था। ये गोंडवाना वाला जो क्षेत्र था ना, यहाँ पर 3 वर्ष का बालक था वीर नारायण, वो ही राजा बना हुआ था वहां का। मात्र 3 वर्ष का शासक का राज्य अभिषेक करा के राजा बना दिया गया। हालांकि एक्चुअली शासन जो था वह वीर नारायण के माता जो दुर्गावती थी उसी के हाथ में था। वीर नारायण एक नाम का शासक बना था, वो कोई 3 साल का बच्चा था, उसको क्या समझ आता था, समझदारी था, वो तो शासन चला नहीं सकता था। तो वीर नारायण जो थी, उस वीर नारायण जो था उसकी जो माँ थी दुर्गावती, वही शासन एक्चुअली चला रही थी इनडायरेक्ट रूप से। बस राजा सर्टिफिकेट रूप से राजा कौन था, वीर नारायण, और माँ उसकी शासन दुर्गावती चला रही थी। अब आपके मन में लगता होगा कि भाई इसका नाम दुर्गावती क्यों था, तो एक्चुअली इसका जन्म जो हुआ था वह दुर्गा अष्टमी को हुआ था, ठीक ना। ये काफी डिटेल, इतना डिटेल से नहीं पूछेगा। दुर्गा अष्टमी को जो जन्म हुआ था ना, इसी कारण से इसका नाम दुर्गावती था, ठीक। और इसीलिए उनका नाम क्या पड़ा, दुर्गावती रखा गया। दुर्गा जो थी वो 16 वर्ष की आयु से ही शासन करना शुरू कर दी थी अपने बेटे के साथ, और कहा जाता है कि अपने बेटे का बॉडीगार्ड के रूप में काम करती थी। बॉडीगार्ड कह लीजिए, वो अंगरक्षक कह लीजिए, है ना। अंगरक्षक के रूप में काम करती थी, बेटा का रक्षक के रूप में। और एक बहुत ही अच्छा शासन स्थापित की थी ये उत्तर प्रदेश के गोंडवाना वाला क्षेत्र में। काफी अच्छा शासन चल रहा था, बहुत कुशल था। मतलब लोग, वहाँ के लोग इस नारी का, महिला का बहुत बड़ाई करते थे। हर तरह का संभव सुविधा जनता को देने का ये प्रयास करती थी। लेकिन अकबर अकबर को तो अपना भाई साम्राज्य बड़ा करना था। इसके चपेट में जो आएगा वो भीतर जाएगा, यही अकबर का कहानी था। लेकिन अकबर जो था, इनके सेनापति आसफ खान, उसके मन में लड्डू फूटने लगा जब से आसफ खान को पता चला ना कि बाप रे बाप, वहां पे तो महिला शासन कर रही है, वो भी बड़ा सुंदर महिला है, आकर्षित महिला है ना। उसका नाम है दुर्गावती। तो इसके मन में अलग लेवल का लड्डू फूटने लगा कि चलो शासन भी लूट लेंगे और ये महिला वगैरह के साथ भी कुछ बदतमीजी करेंगे। इस तरह का सपना कौन देखने लगा, आसफ खान। इसी कारण से ना अकबर का हाथ पांव पकड़ा, बोला ए सुनिए ना अकबर साहब, हमको ना वो गोंडवाना वाला क्षेत्र पे एक बार अटैक करने दीजिए। अकबर को भी हवा पानी दबा के दे दिया कि वहाँ बहुत सारा धन है, उसको लूटेंगे। एक्चुअली वहाँ फ्रेंड धन नहीं था, वहाँ उसका नजर उस दुर्गावती पे था। आप समझ लीजिए कि वो दुर्गावती को एक गलत नजर से, मतलब क्या पता ये आसफ खान क्या सोचता था नहीं सोचता था, एक गलत नजर से देखा और खूब भड़काने लगा कि गोंडवाना पर आक्रमण करिए सरकार, गोंडवाना ये है, गोंडवाना वो है, वहां से बहुत सारा। अकबर का मन नहीं था, बोला अरे छोड़ो ना, अकबर बोला छोड़ो ना, क्या गोंडवाना पे आक्रमण करें, हमको पता है वो छोटा सा राज्य है, उसको तुम जीत ही लोगे, हमको सब चीज पता है, लेकिन उसमें क्या आक्रमण करें, हमको नहीं लगता वहां से बहुत ज्यादा धन उन मिलेगा। लेकिन हम बोले ना, इसका नजर धन पे नहीं, इसका नजर दुर्गावती पे ज्यादा था, ठीक। इस वजह से आसफ खान जो था वो खूब गोर पकड़ने लगा अकबर को, बोला आप शासन करिए। तो अकबर भी लास्ट में मान ही गया, बोला करो शासन, क्या आक्रमण करो, अब आक्रमण करो, अपना सेना तैयार करो, आक्रमण करो। आसफ खान बोला ठीक है, मेरे नेतृत्व में ही वहां आक्रमण किया जाएगा। और वर्ष 1564 एक ऐसा दिन आता है, वो गोंडवाना पे आक्रमण बोल दिया, कौन, आसफ खान अपने नेतृत्व में। और 1564 में गोंडवाना किले पर मुगल ने अधिकार भी कर लिया और दुर्गावती ने काफी वीरता के साथ युद्ध लड़ा। मतलब दुर्गावती सोचिए, कहीं से ये अकबर के सामने कुछ नहीं थी, फिर भी कहा जाता है कि युद्ध के मैदान में उतर के दुर्गावती ने खूब लड़ाई किया, किससे, अकबर से, और जीतने का बहुत प्रयास किया। आसफ खान भी देख के बहुत चकित रह गया कि ये दुर्गावती को जितना बाहर से कमजोर लगती थी उतना है नहीं, ये तो खूब लड़ने का हमसे प्रयास कर रही है। काफी हिम्मत से, काफी वीरता के साथ युद्ध स्थल पे युद्ध लड़ते ही रही। मुस्लिम जो था ये अकबर, इसके सामने कभी झुकी नहीं। राजपूत खानदान की थी ना दुर्गावती, और राजपूत लोग जल्दी झुकता नहीं है, ये मुगल तुगल के सामने बहुत कम राजपूत, ओरिजिनल राजपूत जल्दी झुकता नहीं है। दुर्गावती ये मुगल से मिलेगी क्या, ये तो का आसफ खान सोचा कि दुर्गावती ना मेरा पांव पकड़ लेगी, फिर हम जो जो कहेंगे वही सब होगा। तो ऐसा कुछ हुआ नहीं, एक्चुअली ये सब उसका भ्रम था आसफ खान का, ठीक।
बहुत वीरता से दुर्गावती गजब लड़ाई करी, एकदम भिड़ गई सब सैनिक को अकेले मारने के लिए, और काफ़ी भीषण युद्ध लड़ा गया दोनों तरफ से। दोनों तरफ से काफ़ी लोग मारे गए इस युद्ध में। और हालाँकि मुगल से युद्ध तो हार जाती है, तो उसने अपने सैनिक को कहा कि जब हम युद्ध हार ही गए हैं, तो एक काम करो, तुम मुझे ही तलवार से काट दो, क्योंकि अब हम जी के क्या करेंगे? युद्ध तो हम हार चुके हैं। हम तो अपने आप को मुगल को कभी नहीं सौंपेंगी, दुर्गावती बोल दी थी। क्योंकि होता क्या था कि ये लोग ना जीत लेता था ना, फिर कुछ भी करता था उस राजा के साथ, मतलब अब आसफ खान के मन में लड्डू जो फूटा था कि ये अब मेरे पास आ जाएगी, ये वो जो भी चीज़ पता नहीं क्या-क्या सोचा था। इस जो अपने मन में एक मिथ बनाया था कि आप दुर्गावती के साथ ये वो, तो ऐसा कुछ नहीं। दुर्गावती बोली कि जब हम युद्ध हार ही गए हैं, तो वो अपने सेना को बोली कि जब हम युद्ध हार गए, तुम हमको मार दो। तुम नहीं मारोगे तो हम खुद अपने पेट में तलवार भोंक लेंगे, लेकिन अब हम मरेंगे। ठीक, मैं अपने मुल्क की रक्षा करने के रूप में एक शहीद होना चाहती हूँ। तुम मुझे मार दो, मैं ये पापी मुगल का भोजन बनना नहीं चाहती हूँ। ठीक, मैं मुगल के अधीन कभी नहीं होंगी, मर जाऊंगी, मुगल के अंदर कभी नहीं जाऊंगी, झुकूंगी नहीं। ठीक, मतलब झुकूंगी नहीं, एक महिला होकर के इतना बात कह रही है, कम बड़ी बात नहीं है। बट सेनापति जिसको बोल रही थी कि तलवार भोंक दो हमको पेट में, हम मरना चाहते हैं, वह सेनापति उनको काटने से मना कर दिया। बोला, मतलब नहीं नहीं मैम, हम आपको कैसे काटेंगे, आप क्या बोल रहे हैं? मेरा हाथ थरथरा जाएगा मैम आपको काटने में। आपने मुझे अपने दरबार में नौकरी दी है, आपने मुझे इज्जत दिया है, प्रतिष्ठा दिलाया है, हम आपको नहीं काट सकते हैं। चलिए युद्ध हार गए, फिर भी हम नहीं काटेंगे आपको। तो ये बात दुर्गावती को बर्दाश्त नहीं हुआ, और वो खुद अपने पेट में तलवार भोंक ली कस के, और वहीं पे स्पॉट डेथ हो गया बेचारी दुर्गावती का। और दुर्गावती की कहानी इतनी प्रेरणादायक है ना फ्रेंड, इतनी ज़्यादा प्रेरणादायक है कि आज भी एकदम वीरता से दुर्गावती को आज भी याद किया जाता है। देखिए कितना महान ये औरत थी। अपने मतलब अपने आप को वो मुगल का होने नहीं दी, किसी के अंदर झुकी नहीं। ये तो मतलब लड़का से भी बढ़ के हो गया। एक लड़की होकर के इतना कुछ कर ली अपने जीवन में, वो तो लड़का से भी बढ़ के भी काम कर ली भाई। बताइए, अब खुद मर ली, मिटा दी, लेकिन मुगल का हुई नहीं। और आज की जो लड़कियां लोग हैं, कम से कम दुर्गावती का इतिहास देख करके कुछ तो सीखे। देखिए दुर्गावती कितना हिम्मत से, वीरता से काम ली है, और कितना मतलब दुर्गावती का इतिहास में आज भी लोग उसको याद करता है। और फिर गोंडवाना वाला क्षेत्र पर मुगल का अधिकार हो गया, दुर्गावती का मृत्यु भी हो गया। अब बात करते हैं राजस्थान के क्षेत्र में। क्योंकि अकबर के मन में एक ही बात था कि अपने आप को अब पूरा अलग-अलग जगह युद्ध लड़ना है, और जो काम मेरे दादाजी, जो काम मेरे पिताजी नहीं कर पाए, वो काम हमको करके दिखाना है। ये अकबर का सपना था, और अकबर चाहता था कि मेरे जो दादाजी थे बाबर, वो 4 साल मात्र शासन में जेहे जीत पाए, मेरे पिताजी को वैसा कुछ मौका मिला ही नहीं। तो वो सब क्या किए, नहीं किए, ये चीज़ हम नहीं जानते हैं, लेकिन हम कुछ बड़ा करके दिखाएँगे। और हर एक पोता का ऐसा धर्म होना ही चाहिए, और हर एक लड़की का धर्म बिल्कुल दुर्गावती के जैसा होना ही चाहिए। ठीक है ना? किसी एक का होकर रह गई, लेकिन 10 गो का नहीं हुई। ये चीज़ का याद रखिए। ऐसा ही संस्कार सब में होना चाहिए। दुर्गावती को हम भी दिल से सैल्यूट करते हैं इसका इतिहास पढ़ के। ठीक? मर गई, लेकिन मुगल का नहीं हुई। अब हम राजस्थान पे, अब अकबर का मन हो गया कि आक्रमण करने का, क्योंकि राजस्थान में राजपूत लोग का शासन चलता था। तो अकबर सोचा कि क्यों ना हम राजपूत लोगों को भी, अपने राजपूत का जो राजस्थान है उसको भी अपने दिल्ली वगैरह के अंदर मिला लेते हैं, और मुगल बड़ा होते चला जाएगा। तो जो राजस्थान वाला क्षेत्र है, वहां पे राजपूत राज्य का एकदम तगड़ा ग्रिप था। अकबर को राजपूतों के साथ 3 तरह का संबंध देखने को मिलता है। मतलब अकबर जब राजपूत से युद्ध लड़ने जाता था ना, तो अकबर राजपूत को 3 बात बोलता था। पहला बात राजपूत को बोलता था, "एक काम करो, तुम अपनी बेटी का विवाह हमसे कर दो। हम तुम्हारे घर का दामाद बन जाएँगे, और
राजपूत से शादी का संबंध बनाना चाहता था अकबर। अकबर बोला कि आप अपनी बेटी हमको दे दीजिए, हम शादी कर लेंगे, फिर आप अपना क्षेत्र आप मेरे में मिला लीजिए, और आप लोग अगर यहाँ का राजा रहना चाहते हैं तो रहिए, इससे हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन शादी वाला संबंध बना लीजिएगा तो और आप मजबूत हो जाओगे। और लेकिन हाँ, टैक्स कलेक्ट करके हमको ही दिया करो, हम तुम लोगों को बहुत अलग लेवल का फैसिलिटी देंगे, राजा ही बना के रखेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन शादी वादी करके संबंध बना लोगे तो बहुत मजबूत हम दोनों में रिश्ता हो जाएगा। तो ये विवाहिक संबंध जो है वो अकबर अपनाने लगा, विवाह करने लगा राजपूत की बेटी लोग से। दूसरा चीज, जहां विवाह नहीं किया जाता था वहां राजपूत राजा ने अकबर के जो शरण में अपने आप को सरेंडर कर देता था। तब सिलेंडर करने के बाद वैसा कोई फैसिलिटी नहीं मिलता था, मतलब सिलेंडर कर दिया, हाथ उठा लो, हैंड्स अप, कि अब हमसे ठीक है, आप मेरा जो ये क्षेत्र है राजस्थान वाला ले लीजिए, हम मतलब हम आपसे युद्ध नहीं लड़ पाएंगे, पूरा पूरी सिलेंडर कर देता था। तो अकबर अपने दया से उसको अपने अंदर नौकरी चाकरी दे देता था। तीसरा, अकबर कहता था ना तुम अपना बेटी देगा और ना तुम सिलेंडर करोगे, तो तीसरा ऑप्शन अकबर के सामने राजपूत का एक ही था कि अकबर ने राजपूतों से युद्ध लड़ने के लिए फिर रेडी रहता था। अकबर कहते थे तीसरा बार में, ये तो तुम न सिलेंडर करोगे ना अपनी बेटी से शादी मेरा कराओगे, तो तुम एक काम करो, तुम हमसे युद्ध लड़ लो, अगर तुम्हारे औकात है तो तुम हमसे जीत के दिखा दो, हम यही ना माने कि अगर तुमको औकात है तो तुम हमसे जीत के दिखा दो। यही हम तुमको, यही चैलेंज वो राजपूत को देता था। और फिर स्वाभाविक है कि जब कोई राजपूत अकबर से लड़ जाता था तो अकबर उस राजपूत को आसानी से जीत लेता था। अकबर आराम से, इतना मजबूत था न अकबर की, आराम से उस राजपूत का मुंडी मचोड़ के अपने में मिला लेता था। यही तीन कारण से पूरा राजपूत को अपने में मिला लिया। पहला चैलेंज, विवाह करके बेटी दे दो, बड़ा इज्जत देंगे तुमको। दूसरा चैलेंज, विवाह नहीं करोगे तो एकदम हाथ उठा लो, हैंड सब सरेंडर कर दो, तो भी हम तुमको अपने में मिला लेंगे, और नहीं तो तुम्हारे छाती में ताकत है तो तुम हमसे लड़ जाओ। बहुत राजपूत के सही में खून में बहुत गर्मी था। आगे हम आपको पढ़ाएंगे कि कुछ राजपूत तो भिड़ गया, बोला मार मार जाएंगे लेकिन हम तुमको भी मार के मरेंगे। उनमें से कुछ राणा सांगा और महाराणा प्रताप सब आगे पढ़ाएंगे आपको। राणा सांगा नहीं, राणा सांगा का परिवार था, महाराणा प्रताप सब था, राणा सांगा भी शायद था उसको देख। तो समझिए वो लोग कहते थे कि मर जाएंगे, लेकिन हल्दी घाटी का एक युद्ध आएगा, उसमें गजब हो गया, छोड़ने के लिए रेडी है नहीं। महाराणा प्रताप, हल्दी घाटी आज भी पूजे जाते हैं। अभी आप गाना सुन सकते हैं, अभी आपको यूट्यूब वगैरह पे मिल जाएगा, मेवारी सरकार, हल्दी घाटी का, मतलब बहुत फेम, मतलब अजीब अजीब किस्म का वो राजपूत था। वो भिड़ गया राज अकबर से, बोला लड़ जाएंगे लेकिन तुमको अपना क्षेत्र नहीं देंगे, सीधा बात। तुम क्या समझता है, विवाह अपनी बेटी तुमको दे देंगे, ये कैसे हो जाएगा? हाँ, तुम हिंदू, हमको कट्टर हिंदू लगता है, नहीं श्री राम का वंशज नहीं समझते हो का जो तुमको अपनी बेटी दे देंगे? और बहुत सारा ढोलक राजपूत तो था ही, बोले ना समाज में कुछ ढोलक लोग भी होते हैं, वो अपनी बेटी को भी दे दिया, किसको? अकबर को। दूसरा, जहां विवाह नहीं वहां सरेंडर कर देता था, हाथ उठा देता था, तो चलो यहां तक ठीक है। और तीसरा, तो लड़ने का जो ताकत रखा वो ओरिजिनल राजपूत है मेरे अकॉर्डिंग। अकबर आराम से लड़ता था, जीत लेता था और उसको अपने साम्राज्य में मिला लेता था। हाँ, खून खराबा होता था लड़ाई में, लेकिन लड़ा तो, जो लड़ता है भाई वही जीतता है, याद रखिएगा। और अकबर को लगता था भारत जैसा विशाल साम्राज्य में यदि शासन करने के लिए करना है, टिक के शासन करना है, तो भारत के राजपूतों को अपने अंदर तो करना ही पड़ेगा। राजपूत को अंदर नहीं करेंगे तो एक दिन राजपूत मेरा छुट्टी कर देगा, क्योंकि बिना राजपूत को अपने अंदर किए बिना पूरा भारत पे शासन करना कठिन था। और इसी कारण से जयपुर के जो आमेर वाला क्षेत्र था, आमेर वाला क्षेत्र, वहाँ के जो यात्री था, मतलब जयपुर वाला जो क्षेत्र है ना, जयपुर अगर आप घूमेंगे तो जयपुर जयपुर में एक आमेर वाला क्षेत्र था। कौन सा क्षेत्र? आमेर। और वहाँ का यात्री अ, जब यात्रा अकबर करता है तो, सॉरी,
आमेर वाला क्षेत्र जो था वहाँ का यात्रा जब अकबर करता है तो 1562 ईस्वी में इसी क्रम में जयपुर के एक राजा थे जिनका नाम था भारमल। ये भारमल जो थे जिसे बिहारी मल के भी नाम से जाना जाता है, यही भारमल को कौन नाम से जाना जाता है? बिहारी मल के भी नाम से जाना जाता है। और उसने अपनी इच्छा से अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली। बोला सुनिए हम हाथ उठाते हैं। भारमल क्या बोला? हम आपके अधीन अपने इच्छा से हो जाते हैं, प्लीज लड़िए मत। लड़िएगा तो साहब हमको पता है कि आप हमको काट दीजिएगा, है ना? तो हम नहीं चाहते हैं कि ना मेरा ब्लड बहे और ना मेरे कारण आपका ब्लड बहे। भारमल बोला कि कोई दिक्कत नहीं है, जयपुर साहब आपको शासन करना है, कर लो आप जयपुर पे। भारमल हाथ उठा लिया। जयपुर का राजा जो भारमल था, कब? 1562 में। बोला हमको पता है साहब हम आपसे नहीं जीत पाएंगे। हाथ उठा लिया भारमल। अकबर में क्या हुआ? भारमल मिल गया। खुद अपने आप को अधीनता स्वीकार कर लिया और बोला कि आप चाहते हैं शादी ब्याह मेरी बेटी से करना तो कर लीजिए। जो आप सीरियल देखिए ना जोधा अकबर, है ना? तो जोधा जो बेटी थी यही भारमल की बेटी थी। जोधा का जो पुराना नाम था वो हारका बाई भी था। आप अगर सीरियल देखे होंगे जोधा अकबर तो आपको पता है। तो वही भारमल बोला हम हैंडसअप किए हैं, आप मेरी पुत्री से शादी कर लीजिए। तो वह अपनी पुत्री से खुशी खुशी शादी किया जिसका नाम था हारका बाई, जिसे जोधा भाई के भी नाम से जाना जाता था। जोधा अकबर सीरियल देखें तो जोधा जो थी, यही जोधा जो था उसी का नाम था हारका बाई, जाना जाता था। और उसने अपनी पुत्री जोधा का विवाह अकबर से करा दिया। और यहाँ तक कि जयपुर राजा जो भारमल था, भारमल बोला अब हम अकबर में मिल ही गए हैं, दामाद इतना मजबूत राजा मेरा हो ही गया है। अब अरे भारमल को क्यों नहीं घमंड होगा भाई? अलग बात है कि राजपूत था, लेकिन इसका दामाद तो हिंदुस्तान का सबसे बड़ा राजा था जिसका नाम अकबर था। तो जयपुर राजा को थोड़ा घमंड भी हो गया कि अब तो मेरा दामाद जो है वो बहुत बड़ा राजा है अकबर। तो वह अपने बेटा जो भगवान दास नाम का, इसको एक बेटा था, किसको? भारमल को भगवान दास नाम का बेटा था। और भगवान दास जो था वो बेटा था। और पोता जो था मान सिंह था। किसका? राजा भारमल का बेटा भगवान दास और भगवान दास का बेटा मान सिंह था। फिर से समझिए, भारमल का एक बेटा था जिसका नाम था भगवान दास, और भारमल का एक पोता था जिसका नाम था मान सिंह। अपना बेटा को भी भारमल बोला कि भारमल तुम एक काम करो, तुम्हारी बहन तो अब अकबर के साथ है तो तुम अपनी बहन को भी देखना और जा करके अकबर के अंदर में ही नौकरी चाकरी करो, ठीक? और मानसिंह को भी बोला कि फुआ अब तुम्हारी यहाँ तो है नहीं, तो तुम भी जा करके अकबर के अंदर रहो और अपनी फुआ का भी देख रेख करना और वहीं जा करके उसके सेना में शामिल हो जाओ, नौकरी चाकरी करना। जब अकबर हमारे घर का दामाद है तो तुमको अच्छा नौकरी दे ही देगा, बड़ा पोस्ट देगा ही, बड़ा इज्जत वाला पोस्ट देगा, तो तुम लोग आराम से वहाँ पैसा कमाना, ऐश मौज करना अकबर के साथ, कोई दिक्कत नहीं, और अकबर का सेवा सत्कार में लगे रहना, ठीक? क्योंकि तुम्हारी बहन है, तो तुम्हारी बहन जब अकबर के पास है तो तुम लोग का भी मतलब कहीं ना कहीं तुम्हारा फर्ज बनता है कि अकबर के साथ ईमानदारी से अकबर को हेल्प करना, तो तुम चले जाओ अकबर के दरबार ही। तो भारमल का जो बेटा था भगवान दास वो भी अकबर के दरबार चला गया। मानसिंह जो भारमल का पोता था वो भी अकबर के दरबार चला गया और वहीं पर जाकर के एक ठीक ठाक नौकरी करने लगा और उसके सेना में शामिल हो गया। एक चीज याद रखिए, एक अच्छे पद ये दोनों को अकबर ने दे दिया, अच्छा सेवा दिया था अकबर। क्योंकि अकबर भी देखा कि बड़ा अच्छा भारमल हमसे रिश्ता निभाए हैं भाई, अपनी बेटी दे दिए, तो क्यों ना हम उनके दोनों बेटा और पोता लोगों को क्यों नहीं सेट कर दें अपने अंदर। और बाद में चलकर मान सिंह जो है ये अच्छा काम किया अकबर के अंदर, ठीक? वह मान सिंह जो है वह अकबर का सबसे प्रमुख सेनापति के रूप में भविष्य में देखा गया, क्योंकि मान सिंह सच में बहुत अच्छा काम करता था, ठीक ना? अच्छा, उसका युद्ध नीति मान सिंह का बहुत अच्छा था।
प्रमुख सेनापति के रूप में शामिल हो गया। कौन? मान सिंह। बहुत अच्छा काम करने लगा मान सिंह अकबर के अंदर में, और सबसे शक्तिशाली सेना के रूप में यही मान सिंह को देखा जा रहा था। ठीक। इस प्रकार से सबसे पहले शादी वाला संबंध जो था वह कछवाहा राजा जो थे, कछवाहा राजा जयपुर के, उसको अपने में वही मिला लिया और फिर अपना शासन वगैरह करना स्टार्ट कर दिया। देखिए, मान सिंह एक राजपूत लड़का था, और ये मान सिंह एक राजपूत होने के कारण इसको पता था कि राजपूत की क्या कमजोरी है, राजपूत की क्या मजबूती है। ये मान सिंह को सब कुछ पता था। अकबर इतना चालाक था ना कि ये राजपूत को अपने अंदर मिला लिया, और यही राजपूत से दूसरे राजपूत को पिटवाता था। मतलब दूसरे राजपूत को, मतलब समझिए अंग्रेज वाला काम कर रहा था ये अकबर। जैसे अंग्रेज हम लोग को नौकरी दे देता था अपने अंदर, और हम ही लोग को पुलिस का नौकरी, अंग्रेज का पुलिस बन जाते थे हम, और हम फिर पीटते किसको थे? भारतीय लोगों को ही पीटते थे। वही काम करने लगा, ये राजपूत को अपने में तो मिला लेता था। कौन? अकबर। और यही मान सिंह से बहुत ज्यादा प्रताड़ित करवाता था दूसरे राजपूत फैमिली को। अब मान सिंह को पता है कि एक राजपूत को जितना कैसे है, राजपूत का क्या कमजोरी होता है, राजपूत का क्या अच्छाई होता है, क्योंकि राजपूत खुद मान सिंह था। तो इस प्रकार से अकबर का साम्राज्य बड़ा होते चला गया, रुकता नहीं। अकबर को सक्सेस पे सक्सेस, सक्सेस पे सक्सेस मिलते ही जा रहा था, और जीवन अकबर का काफी आगे बढ़ते ही जा रहा था, क्योंकि अकबर बहुत दिमाग से खेलता था गेम। ठीक ना? उन्हीं के समुदाय में से लोगों को उठा के अपना रिश्तेदार बना लेता था, और फिर उसी से दूसरे को पिटवाता था। समझिए कितना बड़ा काम कर रहा था अकबर। ठीक। हर बार हमारा भारतीय इसी तरह मूर्ख बना है, क्योंकि भारतीयों को पता नहीं बुद्धि में क्या था, दिमाग में बुद्धि था कि घुटना में बुद्धि था। ठीक। अब करते हैं मेवाड़ क्षेत्र का बात, जिसमें बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है। चित्तौड़ वाला क्षेत्र रहता है, और मेवाड़ में ही ये क्षेत्र पड़ता है, चित्तौड़। ठीक। जिसमें शासक महाराणा प्रताप रहते हैं। ये सब देखिए ओरिजिनल कट्टर राजपूत हैं। ये सब अकबर तकबर आन सिंह मान सिंह से डरने वाले नहीं है, एकदम कट्टर राजपूत है महाराणा प्रताप। ऐसे थोड़े आज भी राजपूत के सामने आप जाइए, आप महाराणा प्रताप को गरिया दीजिए, काट के आपको सुता देगा। अगर उसके अंदर पानी होगा, खून होगा ना, तो आप काट देगा आपको। राजपूत के अंदर जाइए, आप महाराणा प्रताप के बारे में एक को शब्द बोल दीजिए, या फिर उधर शिवाजी रावर के बारे में बोल दीजिए को शब्द, काट देगा आपको। समझ रहे हैं ना? शिवाजी, शंभूजी, संभाजी सब बहुत मजबूत था, ये सब कट्टर था, ये सब बोला मर जाएंगे लेकिन अंदर नहीं आएंगे। सीधा बात, हम मर जाएंगे लेकिन राजपूत, राजपूत ये सब एकदम ओरिजिनल राजपूत था। महाराणा प्रताप सब बोला मर जाएंगे लेकिन चमचागिरी हमसे होगा ही नहीं। किसका? ये सब अकबर हो गया, औरंगजेब हो गया, ये सब का चमचागिरी हम कभी नहीं कर पाएंगे। सीधा। जिस समय चित्तौड़ पर अकबर शासन कर रहे थे, उसी समय वहां का राजा उदय सिंह थे। कौन थे? उदय सिंह। चित्तौड़ पे जब आक्रमण कर रहे थे ना, देखिए वीडियो बड़ा नहीं हो रहा है, देखिए 50 मिनट वीडियो सटने वाला है। देखिए कोई धरफड़ी नहीं है, रुक रुक के ही पढ़ेंगे, क्या दिक्कत है? अरे रुक रुक के ही पढ़ेंगे, आराम कर करके 50 से 50 मिनट का वीडियो बनेगा, लेकिन पूरा मुगल एम्पायर को अपन अच्छे से खत्म करेंगे। ठीक। उदय सिंह वहां का क्या था? राजा था। चित्तौड़ पे जब अकबर आक्रमण कर रहा था, और शुरू में उदय सिंह के साथ अकबर का संघर्ष तो नहीं हुआ, और 1567 का जब 1567 का समय आता है, तो उस समय उस क्षेत्र पर अकबर ने आक्रमण किया, और उदय सिंह जो था उस क्षेत्र को छोड़कर भाग जाते हैं। उदय सिंह बोला नहीं नहीं भाई, हम तो अकबर से जीत नहीं पाएंगे, और उदय सिंह डर के मारे भाग गया। ठीक। और छोड़कर कहा क्या हुआ? भाग जाते हैं, और रिजल्ट क्या होता है कि अकबर वहां काफी धन को लूटता है, काफी चीज को लूटता है, और कई लोगों का हत्या भी करवा देता है, और चित्तौड़ पर अपना शासन को स्थापित कर देता है। चित्तौड़ पे जब अकबर ने अकबर अपना शासन स्टेब्लिश किया ना, तो उस वक्त वहां का राजा कौन थे? उदय सिंह।
आपको क्या लगा था ये उदय सिंह अकबर से भिड़ जाएगा? ऐसा कुछ नहीं हुआ। ये उदय सिंह राजपूत के नाम पे कलंक है, ठीक ना? डर के मारे भाग गया। ये ना अपनी बेटी दिया ना कुछ दिया, ये तो लड़बो नहीं किया। ये बोला हम लड़ेंगे, बाप रे हम ही को मार वार देगा साला, जेहो जिंदगी मिला है 60-70 साल का वो खत्म हो जाएगा। ये उदय सिंह डर के मारे 1567 में ही भाग गया और अकबर आराम से वहां आक्रमण करता है, वहां का लोगों को खूब मारता पीटता है, धन को भी लूटता है और और खूब धन उन लूटा और लूट करके लोगों का मारता पीट के हत्या भी किया। अकबर के सेना में बहुत ऐसे मुस्लिम थे जो बहुत महिला के साथ रेप कर देता था। तो इस तरह का एकदम दरिंदा सब भी अकबर के साथ था। तो समझ लीजिए कि धन को लूटता था, लोगों को साथ अपमानित करता था, लोगों को काटता था, मारता था और धन उन भी लूट लेता था। और चित्तौड़ पे अपना शासन को भी क्या कर लिया अकबर, इस्टेब्लिश कर लेता है। लेकिन 1572 का समय में उदय सिंह का जो तेजस्वी पुत्र महाराणा प्रताप है, वही शासक बनता है। चित्तौड़ वाला जो क्षेत्र है वहां का शासन कौन बनता है? महाराणा प्रताप का 1572 में, 1572 में। 1567 में उदय सिंह डर से भाग जाता है और चित्तौड़ वाला क्षेत्र पे अकबर जीत लेते हैं, ठीक, इस्टेब्लिश्ड अपना शासन कर लेते हैं। लेकिन 5 साल के बाद समय का सिक्का बदल जाता है, उदय सिंह अब हट जाता है और उसका पुत्र महाराणा प्रताप आ जाता है। इसके खून में लगता, हाँ, ओरिजिनल राजपूताना खानदान का ही था महाराणा प्रताप। नाम के ही पहले महाराणा, सब राजपूत के नाम के पहले राणा लगता था। राणा सांगा, राणा आंभी, राणा ये राणा हुआ, इसके नाम के पीछे महाराणा, समझ लीजिए कितना बड़ा नाम है। और वह पुनः अकबर के सेना को वहां से उखाड़ फेंकता है और अपना किला जो था उसका, वह किला को, चित्तौड़ वाला किला को स्वयं वहां का शासन स्थापित कर लेता है। और रिजल्ट यह होता है कि 1576 में एक युद्ध होता है, 1576 में एक बहुत ही महत्वपूर्ण युद्ध होता है जिसका नाम हल्दी घाटी का युद्ध पड़ता है। अब इस हल्दी घाटी का युद्ध में क्या हुआ था, इस हल्दी घाटी का युद्ध क्यों हुआ था, क्यों महाराणा प्रताप हल्दी घाटी वाले क्षेत्र को छोड़ना नहीं चाहते थे, कैसे महाराणा प्रताप अपने बहुत कम सेना के साथ हल्दी घाटी का युद्ध अकबर से लड़ लेते हैं, क्या युद्ध का फल होता है, क्या, हर एक चीज को हम बारीकी से देखेंगे। और अब हम सोच रहे हैं कि इस वीडियो को अभी रहने देते हैं और जब मेरा नेक्स्ट वीडियो अखबार पे आएगा तो हम आपको टोटल चीज डिटेल में पढ़ाएंगे। फ्रेंड, जब आईएएस के लिए आप पढ़ रहे हो, बीपीएससी करने के लिए आप पढ़ रहे हो, डिटेल में जानना चाहते हो एक एक कहानी, तो वीडियो तो पार्ट में डिवाइड होगा ही ना। एक एक घंटा का वीडियो, 50-60-60 मिनट का वीडियो देते हैं। एक अकबर पे, एक हुमायूं पे मेरा 3-3 4-4, एक शेरशाह सूरी पे 4-4 वीडियो 5-5 चला गया है। तो टाइम तो लगेगा ही, क्योंकि सब कुछ कवर करना है वो भी कहानी के साथ, तो टाइम तो लगेगा ही। तो आप उसका टेंशन मत लीजिए, बस आप मेरे सीरीज में जुड़े रहिए, फिर क्वेश्चन बनाइएगा। क्वेश्चन नहीं बनेगा तो कमेंट कर दीजिएगा, एक बार जरा हम भी देखें कि कौन सा क्वेश्चन आपसे बचता है। चलिए, आपको मेरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम अपने दूसरे दिन के वीडियो में हल्दी घाटी का पूरा कहानी समझेंगे और आगे का तरफ देखेंगे कि आगे अकबर क्या करता है। आपको ये मेरा सीरीज कैसा चल रहा है ये सभी हमें कमेंट में लिख के बताइए और हो सके तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने मित्र में शेयर कर दीजिएगा, ठीक। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। जय हिंद, जय भारत।